ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सप्लाई सिस्टम। तो सप्लाई सिस्टम का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक पावर को जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के प्रेमिसेस तक, ठीक है, कन्वे करने के लिए जो सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सप्लाई सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सप्लाई सिस्टम होता है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। एक होता है यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन में सबको पता है क्या करते हैं? 11 केवी थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करते हैं। अब जनरेशन करने के बाद में इसको क्या करते हैं? यहाँ पे स्टेप अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस 11 केवी को स्टेप अप किए और 132 केवी में स्टेप अप किए। अब कितनी वोल्टेज पर स्टेप अप करेंगे वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है ना, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितनी है और अमाउंट ऑफ पावर कितना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लाइन अमाउंट ऑफ पावर पे डिपेंड करता है कि वोल्टेज को कितना स्टेप अप करेंगे, उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको जनरेशन करेंगे 11 केवी पे। 11 केवी पे जनरेशन करने के बाद में क्या करेंगे? उसको स्टेप अप करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि स्टेप अप क्यों करते हैं? क्योंकि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की एडवांटेज होती हैं, वो भी आगे देखेंगे। तो इसलिए स्टेप अप करके हाई वोल्टेज पर ही क्या करेंगे? ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ से लाइन जाएगी ये, तो ये जो लाइन है ये थ्री फेज थ्री वायर लाइन है। सिंगल लाइन डायग्राम से शो कर रहे हैं उसको। थ्री फेज थ्री वायर लाइन है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे स्टेप अप करने के लिए किस ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे? तो स्टेप अप करने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। ठीक है, तो किस ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे? इस डेल्टा स्टार। किसका यूज करेंगे? डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? उसका नेचर क्या है? वोल्टेज को स्टेप अप करने का। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं और इसके न्यूट्रल को क्या कर देते हैं? यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मेन रिसीविंग स्टेशन होता है, ठीक है, आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी यानी शहर के बाहर में जो मेन सब स्टेशन होता है, ठीक है, मेन रिसीविंग स्टेशन होता है, उस रिसीविंग स्टेशन तक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पावर आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेंगे। इसको क्या कर लिए हम यहाँ पे? स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन करने के बाद में इस मेन सब स्टेशन के नियरेस्ट क्या होगी? छोटे छोटे शहर होंगे, है ना, विलेजेस होंगे। तो उनमें जो सब स्टेशन होंगे उन सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिक पावर को क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट जो सब स्टेशन होंगे, सिटीज होंगी, विलेजेस होंगे, तो उन तक इस पावर को क्या करेंगे? वहां पे ट्रांसमिट करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ये जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा ये भी कैसी लाइन होगी? थ्री फेज थ्री वायर लाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप डाउन किए हैं, तो स्टेप डाउन करने के लिए किस ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे? स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे। क्योंकि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर की का बिहेवियर है, उसका नेचर है कि वो वोल्टेज को क्या करता है? स्टेप डाउन करता है। ठीक है, इसके बाद में जो ये सिटी है, टाउन है ना, विलेजेस हैं, उनमें जो सब स्टेशन है उन तक इलेक्ट्रिक पावर आएगी। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक पावर आई 11 केवी। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे इसको स्टेप डाउन करेगा। तो पहले हम देखे कि डिस्टेंस था ज्यादा, तो हमने क्या किया? हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन किया। ठीक है, क्योंकि एडवांटेज होती है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की। अब डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, अब इनके बीच का डिस्टेंस होगा 50 किलोमीटर, है ना, या 70 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। तो वोल्टेज को फिर क्या कर लेते हैं? वहां पे स्टेप डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अपनी सिटी है, अपनी सिटी में मेन सब स्टेशन है ना, जहां से आप लोग के घर के पास जो ट्रांसफॉर्मर है उस तक इलेक्ट्रिक पावर आती है। तो आपकी सिटी का ये सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन से आपके घर के पास में क्या स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है,
इसको यहाँ पे हम स्टेप डाउन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके घर के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, ये कैसा ट्रांसफॉर्मर होता है, तो ये स्टेप डाउन है, बट ये कैसा रहेगा, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर होगा, क्योंकि इसमें 3 फेज 4 वायर कनेक्शन चाहिए, नेक्स्ट आपको न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो इससे अब यहाँ पे कितने वायर निकलते हैं, 4 वायर, आर वाई डी एंड क्या होता है, न्यूट्रल। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कैसी लाइन होती है, 3 फेज 4 वायर लाइन, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक ये कैसी लाइन होती है, 3 फेज 3 वायर लाइन। बस में तो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के प्रेमिसेस तक, ठीक है, कन्वे करने के लिए जिस सिस्टम को यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई सिस्टम। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो यूज करेंगे ये यूज करेंगे कैसा, डेल्टा स्टार। इसका नेचर क्या होता है, स्टेप अप करने का, बट इसके टर्न्स के रेशियो को रिड्यूस करके हम वोल्टेज को क्या करेंगे, स्टेप डाउन। तो यहाँ पे डेल्टा स्टार क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए न्यूट्रल। आपके घर में सिंगल फेज सप्लाई आती है, तो एक न्यूट्रल चाहिए आपको। यदि आप यहाँ पे यूज करोगे स्टार डेल्टा, तो सेकेंडरी डेल्टा होगी, उससे न्यूट्रल नहीं मिलेगा, फिर सिंगल फेज सप्लाई आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या यूज करते हैं वहाँ पे, डेल्टा स्टार यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के प्रेमिसेस, कंज्यूमर के प्रेमिसेस तक कन्वे करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए या पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं, जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे सप्लाई सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का यूज करते हैं उसे सप्लाई सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये सप्लाई सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये प्राइमरी ट्रांसमिशन। जनरेटिंग स्टेशन से मेन रिसीविंग स्टेशन तक जनरेटिंग स्टेशन से मेन रिसीविंग स्टेशन तक इलेक्ट्रिक पावर कन्वे करने वाली हाई वोल्टेज
थ्री फेज थ्री वायर लाइन प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है। उसको लिखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन उसको लिखिए मेन सबस्टेशन से नियरेस्ट सिटी एंड विलेजेस, गांव और शहर, सिटी एंड विलेजेस के सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिक पावर कन्वे करने वाली हाई वोल्टेज थ्री फेज थ्री वायर लाइन सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाती है। नेक्स्ट उसके बाद में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें लिखिए सिटी के मेन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को इलेक्ट्रिक पावर कन्वे करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को इलेक्ट्रिक पावर कन्वे करने वाली थ्री फेज थ्री वायर 11 kV या 33 kV की लाइन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो सिटी के मेन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को इलेक्ट्रिक पावर कन्वे करने वाली थ्री फेज थ्री वायर 11 kV या 33 kV की लाइन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे बोलते हैं। अब यहां पे आपके घर के पास है ट्रांसफॉर्मर है, इसमें 11 kV आ गई। अब उसके बाद में क्या होता है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोलते हैं, फीडर भी बोलते हैं। इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोलते हैं, फीडर। अभी अपन सप्लाई सिस्टम देख रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम देख रहे हैं, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ोगे तो उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आगे सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओके, उसमें लिखिए
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी से निकलने वाली फोर 40 वोल्ट 3 फेज 4 वायर लाइन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे जो अपने इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो कितनी है? तो हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया क्या है अभी? 1200 केवी। कितनी है? 1200 केवी। तो ये जो 1200 केवी है ये वर्धा औरंगाबाद, ठीक है, और आपका इधर एमपी में एक भिंड करके मुरैना के आसपास, तो दो जगह इसको यूज किया गया है। 1200 केवी, 1200 केवी वेरी हाई वोल्टेज होती है, ठीक है ना। तो 1200 केवी अपनी इंडिया में क्या है? हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है, ठीक है। इसके अलावा है 800 केवी है, 765 केवी है, 750 है, 400 केवी है। जो बुक्स हैं पुरानी बुक उनमें ज्यादातर में क्या दिया रहता है? 400 केवी, क्योंकि उनमें डेटा अपडेट नहीं है। लेकिन आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। तो यदि आपको दिया है उसमें 1200 केवी है तो आपको उसी को टिक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 400 केवी हो गया। इसके बाद में क्या होती है? 220 केवी, ठीक है। इसके बाद में 132 केवी है, 110 केवी है, ठीक है, और 66 केवी है। तो ये सब क्या है? ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, तो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितनी होती है? तो 33 केवी है, ठीक है, 11 केवी है, 400 वोल्ट है, या कई जगहों पे 6.6 केवी भी यूज करते हैं, 3.3 केवी भी यूज करते हैं, ठीक है, 400 वोल्ट है। तो ये सब जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होती हैं। 400 यानी वही 440 है, आगे पढ़ेंगे 400 क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब कौन सी वोल्टेज है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है। अब जनरेटिंग वोल्टेज, जनरेटिंग वोल्टेज कौन कौन सी हैं? तो जनरेटिंग वोल्टेज होती है अपने यहाँ पे, अभी जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी? 33 केवी, ठीक है, 21 केवी, 16.5 केवी, 13.2 केवी, ठीक है, 11 केवी तो सबको बताइए, 9.9 केवी, ठीक है। याद रखिए ये क्या होती है? नहीं, बात समझ में आ रही है? 9.9 केवी ऑप्शन में देगा, वो नहीं होती है। 6.6 केवी, 3.3 केवी, 2.2 केवी, 1.1 केवी, 400 वोल्ट। तो ये सब क्या है? जनरेटिंग वोल्टेज। अब यहां पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, उसका जनरेशन हम किस में कर रहे हैं? एसी में। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का जो ट्रांसमिशन है वो हम एसी में भी कर सकते हैं और डीसी में भी कर सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि जो डीसी ट्रांसमिशन है उसके क्या एडवांटेज यहां पे होती है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उसमें लिखिए इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसमिशन एसी
तथा डीसी दोनों सप्लाई में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन कि डीसी ट्रांसमिशन की क्या एडवांटेज यहां पे होती है। ठीक है, तो जैसे एसी ट्रांसमिशन करेंगे तो एसी ट्रांसमिशन के लिए हमको कितने कंडक्टर रिक्वायर्ड होंगे, 3। और यदि डीसी ट्रांसमिशन करेंगे तो वहां पे हमको कितने कंडक्टर चाहिए होंगे, 2। ठीक है, एक कंडक्टर से भी होता है, यूनिपोलर मोनोपोलर लिंक होता है। ठीक है, 2 कंडक्टर से भी होता है। ठीक है, बाइपोलर लिंक होता है। तो नॉर्मली बाइपोलर लिंक का ही यूज ज्यादा करते हैं। तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, 2 नंबर ऑफ कंडक्टर्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो सेविंग ऑफ क्या होगा, कंडक्टर मटेरियल। ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होती है, कंडक्टर मटेरियल की होती है। तो यहाँ पे सेविंग ऑफ क्या होगा, कंडक्टर मटेरियल, किसमें, डीसी में। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें लिखिए डीसी ट्रांसमिशन में 2 कंडक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। डीसी ट्रांसमिशन में 2 कंडक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसलिए इसमें सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल होता है, यानी कंडक्टर मटेरियल की सेविंग होती है। इसलिए इसमें सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल होती है। तो कंडक्टर मटेरियल की सेविंग होगी, कंडक्टर मटेरियल की बचत होगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब जैसे कि मान लीजिए इंसुलेशन यूज करना है अपने को, इंसुलेशन यूज करना है। अब बोल रहे हैं 230 वोल्ट एसी है, ये 230 वोल्ट क्या है, एसी है। और बोल रहे हैं कि 230 वोल्ट क्या है, ये डीसी है। ठीक है, तो यदि हम बोल रहे हैं कि 230 वोल्ट डीसी है, मीन्स इस डीसी की वोल्टेज किसी भी इंस्टेंट पर कितनी होगी, 230 वोल्ट होगी। तो इंसुलेशन कितना यूज करेंगे, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी हो कि वो 230 वोल्ट को विदस्टैंड कर सके, सहन कर सके, पंचर ना होने पाए। ठीक है, लेकिन यदि हम बोल रहे हैं 230 वोल्ट एसी है, तो ये एसी की कौन सी वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू से थोड़ी हम यहाँ पे इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, पीक वैल्यू से। ठीक है, 230 वोल्ट बोल रहा है तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, तो वो 230 इंटू रूट होगी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो लगभग कितनी होगी, बात समझ में आ रही है। तो सेम वर्किंग वोल्टेज के लिए, ठीक है, डीसी में आपको कब इंसुलेशन चाहिए और एसी में आपको क्या चाहिए, ज्यादा इंसुलेशन चाहिए। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल की भी क्या होती है, सेविंग होती है। तो उसमें नेक्स्ट लिखिए सेम वर्किंग वोल्टेज के लिए, सेम वर्किंग वोल्टेज के लिए डीसी में इंसुलेटिंग मटेरियल की सेविंग होती है। ठीक है, अभी देखेंगे कि डीसी में इंडक्टेंस नहीं होगा, डीसी में कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डीसी में फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे डीसी में नहीं है। तो जब इंडक्टेंस नहीं होगा तो इंडक्टेंस क्या करता है, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगी, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर रहेगा। ठीक है, डीसी में कैपेसिटेंस नहीं होगा तो चार्जिंग करंट वहां पे फ्लो नहीं होगी, जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस वगैरह हैं वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, फेज एंगल नहीं होता है, तो फेज एंगल नहीं होने से क्या होगा, वहां पे जो आपको सिंक्रोनाइज करते हैं, है ना, डीसी को सिंक्रोनाइज करना इजी है और एसी को सिंक्रोनाइज करने के लिए कंडीशंस ज्यादा फुलफिल करनी पड़ती हैं।
तो डीसी को हम क्या कर सकते हैं, इजीली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो वोल्टेज सर्ज होता है, वोल्टेज सर्ज किसके कारण होता है, एलसी कंपोनेंट के कारण होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो एलसी सर्किट होता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है, वोल्टेज सर्ज होता है। तो डीसी में वोल्टेज सर्ज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इंसुलेशन के फेलियर होने के चांसेस क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट उसमें लिखिए, डीसी में इंडक्टेंस नहीं होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल एंड वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है, एंड वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है। नेक्स्ट की डीसी में कैपेसिटेंस एब्सेंट होने के कारण, अनुपस्थित होने के कारण डीसी में कैपेसिटेंस एब्सेंट होने के कारण, अनुपस्थित होने के कारण डाइलेक्ट्रिक लॉसेस नहीं होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक लॉस नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की डीसी में फेज एंगल नहीं होने के कारण डीसी जनरेटर्स को सिंक्रोनाइज करना इजी होता है, डीसी जनरेटर्स को सिंक्रोनाइज करना इजी होता है। ठीक है। नेक्स्ट की डीसी में वोल्टेज सर्ज SURG सर्ज, वोल्टेज सर्ज नहीं होता है, इससे इंसुलेशन, डीसी में वोल्टेज सर्ज नहीं होता है, इससे इंसुलेशन फेलियर होने की पॉसिबिलिटी, होने की संभावना कम होती है। ठीक है। अब यदि देखें कि जो डीसी है, इस डीसी में नो स्किन इफेक्ट आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो स्किन इफेक्ट इसमें नहीं होता है, जिसके कारण ये कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करता है, ये यूटिलाइज करती है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, वहां पे रिड्यूस्ड हो जाता है। आई बात समझ में। तो उसमें नेक्स्ट की डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा जो होता है कोरोना लॉस, ये जो कोरोना लॉस है ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। तो डीसी में कोरोना लॉस तो होगा, बट ये कैसा होगा, एसी की तुलना में कम होगा। ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डीसी में कोरोना लॉस
एसी की तुलना में कम होता है। ठीक है। दूसरा, डीसी में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो है वो डीसी में नहीं होती है, तो उसमें लिख लीजिए डीसी में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये डीसी की क्या होती है यहाँ पे एडवांटेज, लेकिन डीसी की कुछ क्या होती हैं डिसएडवांटेज होती हैं। तो डीसी की क्या डिसएडवांटेज होती हैं, तो उसको यहाँ पे देखते हैं। तो डिसएडवांटेज डाल लीजिए। तो डीसी जो है वो हम हाई वोल्टेज पर जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कम्यूटेशन की प्रॉब्लम के कारण डीसी जनरेटर जो होते हैं मैक्सिमम कितनी वोल्टेज तक जनरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, 650 वोल्ट तक जनरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इससे ज्यादा वोल्टेज के लिए उनको डिजाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा, डीसी को हम ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज को आप स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हो, जबकि एसी को क्या कर सकते हैं हम इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो डीसी स्विच होते हैं, डीसी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, उनमें आर्क को एक्सटिंग्विश करना, जब कॉन्टैक्ट ब्रेक होते हैं सर्किट ब्रेकर के तो क्या उत्पन्न होती है आर्क, तो उस आर्क को एक्सटिंग्विश कर पाना, उस आर्क को बुझा पाना क्या होता है डिफिकल्ट होता है। तो डीसी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं, स्विचेस जो होते हैं, उनकी कॉस्ट क्या होती है एसी की तुलना में ज्यादा होती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है किसमें डीसी में, बट एडवांटेजेस क्या है इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पावर का जो ट्रांसमिशन है वो किसमें करना चाहिए डीसी में। इसके अलावा जो डीसी सब स्टेशन होते हैं उनकी कॉस्ट जो है वो एसी सब स्टेशन से क्या होती है हायर होती है, क्योंकि इनमें हमको क्या लगाना पड़ता है कन्वर्टिंग स्टेशन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको कन्वर्टिंग इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, तो इसके कारण डीसी सब स्टेशन की कॉस्ट जो है वो एसी सब स्टेशन की कॉस्ट से क्या होती है ग्रेटर होती है। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा। फर्स्ट लिखिए कम्यूटेशन, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम के कारण, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम के कारण डीसी जनरेटर मैक्सिमम 650 वोल्ट तक जनरेट करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। 650 वोल्ट तक जनरेट करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आप हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद में सेकंड लिखिए डीसी को ट्रांसफॉर्मर द्वारा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। डीसी को ट्रांसफॉर्मर द्वारा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, तो वो डीसी में हम नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर द्वारा उसको स्टेप अप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट की डीसी सब स्टेशंस की कॉस्ट एसी सब स्टेशन से हायर होती है। डीसी सब स्टेशन की कॉस्ट एसी सब स्टेशन से हायर होती है। नेक्स्ट के डीसी सर्किट ब्रेकर, डीसी सर्किट ब्रेकर एंड स्विचेस में
प्रोड्यूस्ड आर्क को, उत्पन्न आर्क को एक्सटिंग्विश कर पाना, बुझा पाना, एक्सटिंग्विश कर पाना बुझा पाना डिफिकल्ट होता है। प्रोड्यूस्ड आर्क को एक्सटिंग्विश कर पाना, बुझा पाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है किसमें, डीसी। तो यहां पे हमने क्या पाया कि हम जनरेशन नहीं कर सकते हैं किसमें, हाई वोल्टेज डीसी में। तो क्या करेंगे हम, जो जनरेशन करेंगे वो किसमें करेंगे, एसी में। तो जनरेशन हम कितना कर सकते हैं, 11 केवी या इससे हायर वोल्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे और ट्रांसफॉर्मर द्वारा इसको कर देंगे स्टेप अप एज पर डिजायर्ड वैल्यू। मान लीजिए हमने इसको 600 केवी में क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया। अब स्टेप अप करने के बाद में हमने देखा कि डीसी ट्रांसमिशन की क्या है, एडवांटेज है। तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे एसी टू डीसी कन्वर्टर यानी कि रेक्टिफायर लगाओगे। ठीक है, और इस एसी को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, डीसी में। तो हम जो यहाँ पे ट्रांसमिशन करेंगे वो किससे करेंगे, डीसी ट्रांसमिशन करेंगे। तो डीसी ट्रांसमिशन की जो वोल्टेज है प्लस माइनस 500 केवी या प्लस माइनस 600 केवी। ठीक है, ये 2 वोल्टेजेस हैं जिनमें डीसी ट्रांसमिशन किया जाता है। इसके बाद में क्या करेंगे, रिसीविंग स्टेशन। तो रिसीविंग स्टेशन पे फिर से कन्वर्टर लगाएंगे जो डीसी को किस में चेंज करेगा, एसी में। तो डीसी टू एसी कन्वर्टर क्या कहलाता है, इन्वर्टर। तो यहाँ पे ये इन्वर्टर होगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर द्वारा स्टेप डाउन कर लेंगे। तो इस 600 केवी एसी को एज पर डिजायर्ड वैल्यू क्या कर लेंगे, हम वहां पे स्टेप डाउन कर लेंगे। और स्टेप डाउन करने के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसमें करेंगे, एसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे जनरेशन, ये क्या है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एसी में और ट्रांसमिशन डीसी में करना क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। बात समझ में आई सबको, इसको नोट कर लीजिए। अब उसमें लिखिए इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसी में एंड ट्रांसमिशन डीसी में करना, एंड ट्रांसमिशन डीसी में करना इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि यहां पे जो डीसी ट्रांसमिशन करेंगे वो डीसी ट्रांसमिशन कब इकोनॉमिकल होता है ना, एसी ट्रांसमिशन की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन कब इकोनॉमिकल होता है। तो यदि देखते हैं यहां पे कि ये शो कर रहा है किसको, डिस्टेंस किलोमीटर में। ठीक है, अब यहां पे ये एसी ट्रांसमिशन है, ये एसी ट्रांसमिशन में ये शो कर रहा है यहाँ पे कॉस्ट को। डिस्टेंस बढ़ने पर एसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यदि देखें कि जब डिस्टेंस कम था तो उस समय एसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट क्या है, ये शो कर रहा है किसको, कॉस्ट को। तो इस समय एसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे लो है। और डीसी ट्रांसमिशन को ये शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, एसी को, और ये शो कर रहा है किसको, डीसी को। पास में आ रही है, ये शो कर रहा है किसको, डीसी को।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जब डिस्टेंस होता है लो, स्मॉल डिस्टेंस होता है, तो उस समय जो एसी है, एसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट क्या होती है, लो, और डीसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट क्या होती है, हाई। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए डीसी ट्रांसमिशन सुटेबल नहीं है, इसकी कॉस्ट क्या होगी, वहां पे हायर होगी, तो ये वहां पे क्या होगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए एसी ट्रांसमिशन ही क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होने पर एसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, और डीसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिस पर दोनों कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ब्रेक अवन पॉइंट है। तो इसका जो ब्रेक अवन पॉइंट होता है या ब्रेक अवन डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 600 से 800 किलोमीटर के लगभग होता है। ठीक है, तो 600 या 800 किलोमीटर से कम होने पर, ठीक है, एसी ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल होता है। 600 या 800 से हायर होने पर क्या होगा, डीसी ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल होगा। तो डीसी ट्रांसमिशन जो है वो स्मॉल लेंथ के लिए यूज नहीं किया जाता है, वो किस लिए यूज करते हैं, लॉन्गर लेंथ के लिए। कारण क्या होता है, कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट, जो सब स्टेशन में यूज करते हैं, है ना, कन्वर्टिंग स्टेशन, उनकी जो कॉस्ट है वो क्या है, वहां पे हायर है। तो कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट्स, इसके लिए डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कॉस्टली होता है। तो टर्मिनल इक्विपमेंट यानी सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट्स लगाते हैं उनकी कॉस्ट किस में ज्यादा होती है, डीसी में ज्यादा होती है। बस में आई सबको, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। अब उसमें लिखिए 600 किलोमीटर से लेस, कम डिस्टेंस, 600 किलोमीटर से लेस, कम डिस्टेंस के लिए डीसी ट्रांसमिशन अनइकोनॉमिकल होता है। क्योंकि इसमें टर्मिनल इक्विपमेंट, क्योंकि इसमें टर्मिनल इक्विपमेंट, ब्रैकेट में लिख लो कन्वर्टर, ब्रैकेट में लिख लो कन्वर्टर, टर्मिनल इक्विपमेंट की कॉस्ट हायर होती है, इसमें टर्मिनल इक्विपमेंट की कॉस्ट हायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट की 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस ब्रेक अवन पॉइंट होता है। इससे लॉन्गर डिस्टेंस पर डीसी ट्रांसमिशन एसी की तुलना में मोर इकोनॉमिकल होता है। डीसी ट्रांसमिशन एसी की तुलना में मोर इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो डीसी ट्रांसमिशन कहां पे करोगे, जहां पर लेंथ क्या होगी, लॉन्गर, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होगी, लॉन्गर। ठीक है, और अमाउंट ऑफ पावर क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना, बल्क अमाउंट में पावर को अपने को डिस्पैच करना है, ट्रांसमिट करना है, तो वहां पर इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 1000 किलो मेगावाट की लाइन है, 500 मेगावाट की लाइन है, तो अमाउंट ऑफ पावर क्या होगा, बल्क होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक पावर है, इस इलेक्ट्रिक पावर को क्या कर सकते हैं, ठीक है, ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों प्रकार से क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे इनका कंपैरिजन ओवरहेड और अंडरग्राउंड का। ठीक है, तो कंपैरिजन
बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं, दोनों लाइन के द्वारा क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ज्यादा इसमें नहीं रहता है, सिर्फ समझने के लिए है ना। तो यदि देखें कि सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी किसमें होगी, ठीक है, तो बताइए अंडरग्राउंड में ज्यादा होगी, तो बोल सकते हैं मोर इन अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड में ज्यादा रहेगी। दूसरा इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी, तो अंडरग्राउंड की होती है, तो क्या बोलेंगे, मोर इन अंडरग्राउंड। इसके अलावा जो वर्किंग वोल्टेज है इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, वर्किंग वोल्टेज, ठीक है। तो वर्किंग वोल्टेज जो है अंडरग्राउंड की कितनी है, मैक्सिमम 66 केवी, ठीक है। और अभी तो पढ़े हो ओवरहेड की कितनी है, अभी इंडिया में मैक्सिमम 1200 केवी है कि नहीं। यहां पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट, तो अंडरग्राउंड में फॉल्ट कम होते हैं, तो अंडरग्राउंड की क्या होगी, लो। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट किसमें ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट यानी किसमें बार बार फॉल्ट होगा, ओवरहेड में, है कि नहीं। तो मोर इन ओवरहेड। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप किसमें ज्यादा होगा, तो मोर इन ओवरहेड, मोर इन ओवरहेड, ठीक है। फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर, फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर किसमें डिफिकल्ट होगा, अंडरग्राउंड, डिफिकल्ट इन अंडरग्राउंड। चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट, तो चार्जिंग करंट किसमें ज्यादा होगी, अंडरग्राउंड, मोर इन अंडरग्राउंड, ठीक है। सर्ज इफेक्ट, स्मॉल इन अंडरग्राउंड, इंटरफेरेंस टू कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है। तो ये किसमें ज्यादा होगा, ओवरहेड, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए वर्किंग वोल्टेज है ना पूछ दिया, वोल्टेज ड्रॉप पूछ दिया किसमें ज्यादा होता है, चार्जिंग करंट किसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। तो सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना, ये तो एकदम इजी है। पब्लिक सेफ्टी, इनिशियल कॉस्ट, ये सब है ना। इनिशियल कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रेंच बनाना पड़ता है ना, केबल का ट्रेंच बनाना पड़ेगा, डिगिंग करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, हायर होती है। वर्किंग वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, मैक्सिमम केबल में कितनी हो सकती है, 66 केवी। मेंटेनेंस कॉस्ट भी पता है, ये पता है। वोल्टेज ड्रॉप किसमें ज्यादा होता है, ओवरहेड में। वोल्टेज ड्रॉप किस पर डिपेंड करता है, लाइन के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में, ठीक है। तो जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें कंडक्टर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अंडरग्राउंड में कंडक्टर क्या होते हैं, केबल में पास पास होते हैं।
तो ओवरहेड लाइन का इंडक्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होती है। अंडरग्राउंड का इंडक्टेंस नेग्लिजिबल है, उसको कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है अंडरग्राउंड में, कम। दूसरा यहाँ पे चार्जिंग करंट, तो कैपेसिटेंस जहां होगा चार्जिंग करंट वहां ज्यादा होगी। तो केबल में कंडक्टर कैसे होते हैं, पास पास, दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन है, तो क्या बनेगा वहां पे, कैपेसिटर। तो केबल में चार्जिंग करंट क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, तो चार्जिंग करंट केबल में ज्यादा होगी। सर्ज इफेक्ट किसमें कम होगा, यहाँ पे अंडरग्राउंड में। तो अंडरग्राउंड में शीत होता है, तो शीत जो होता है वो सर्ज इफेक्ट को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, तो इसलिए उसमें सर्ज इफेक्ट कम होता है। इंटरफेरेंस टू कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन में इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो जैसे अपन पढ़ते हैं कोरोना होता है, तो कोरोना के कारण क्या होता है, ट्रिप्लन फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स कंपोनेंट जनरेट होते हैं और होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसके कारण आसपास यदि कोई दूसरी लाइन है तो उसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, उसको बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस, ठीक है, तो वो किसमें होगा, ओवरहेड में होगा, ठीक है ना, अंडरग्राउंड में नहीं होगा। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं, इसको बस ध्यान में रखिए, एकदम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो हेडिंग डाल लीजिए, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ओके। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की क्या एडवांटेज होती है। अब जब अपन ट्रांसमिशन करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं किसके लिए, वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए। यदि हमको क्या करना है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना है, तो वोल्टेज को कैसे करेंगे स्टेप अप, तो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा ये। तो जब ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो करंट को क्या करता है, ये स्टेप डाउन कर देता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को चेंज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, वोल्ट एम्पियर में, है ना, एमवीए केवीए बोलते हो। तो ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट है। यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट को क्या कर देगा, वो डाउन कर देगा। तो इसीलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की एडवांटेज होती है, ठीक है। कि अपन देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी पे, ठीक है। अब ट्रांसमिशन लाइन में जब हम वोल्टेज को स्टेप अप कर दिए, करंट स्टेप डाउन हो गई, तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। बस में, तो ये एडवांटेज हुई, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिड्यूस, मतलब आपका पैसा बचा, है ना। अपने को काय के लिए रखी है कंपनी, पैसा बचाने के लिए, हाँ, आप लोगों को काय के लिए रखेगी, मेंटेनेंस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए नहीं, आप लोगों को रखेगी पैसा बचाने के लिए। कंपनी को फायदा दोगे तभी तो सैलरी देगी वो, है ना, तो काम है पैसा बचाना। तो यहाँ पे जो सब सिस्टम अपन पढ़ते हैं ये काय के लिए पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकल होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो सेविंग ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्टर मटेरियल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ये जो लाइन कंडक्टर होता है, इस लाइन कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है, इस कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या करता है, आई स्क्वायर आर लॉस, मीन्स पावर लॉस करता है। तो जब यहाँ पे देखेंगे करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो ये पावर लॉस भी क्या होगा, वहां पे डिक्रीज होगा, तो लाइन की एफिशिएंसी क्या होगी, वहां पे इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी भी क्या होती है, वहां पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब कंडक्टर में करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो लाइन में क्या होता है, इंपेडेंस होता है, ठीक है, ये लाइन का इंपेडेंस है, तो ये इंपेडेंस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो जब करंट कम हो जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, तो लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। इन सब कारण से क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं। आई बात समझ में, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा
हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए कंडक्टर मटेरियल ऐसे लिखिए, सॉरी, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो करंट को स्टेप डाउन कर देता है। तो करंट को स्टेप डाउन कर देता है। इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की निम्न एडवांटेज होती हैं, फॉलोइंग एडवांटेज होती हैं। इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के निम्न एडवांटेज होती हैं, फॉलोइंग एडवांटेज होती हैं। ठीक है, तो रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ क्या है, कंडक्टर मटेरियल। तो कंडक्टर मटेरियल का जो वॉल्यूम है ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये कितना रिड्यूस्ड होगा ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये वोल्टेज के स्क्वायर के और पावर फैक्टर के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि यहाँ पे वोल्टेज को यदि हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो वोल्टेज को डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बात समझ आई ना। तो वोल्टेज को यदि डबल करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यदि आपको वहां पे 100 किलोग्राम लग रहा था तो अब कितना लगेगा, 25 किलोग्राम लगेगा, 75 किलोग्राम आपका सेविंग हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल की सेविंग होती है। तो ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल जो होता है वो वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन में होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और पावर फैक्टर के भी स्क्वायर की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यदि बोलेगा क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, यदि बोलेगा क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मटेरियल है ना, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मटेरियल कि कंडक्टर का मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मटेरियल भी क्या होगा, वोल्टेज के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि हम वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, पावर फैक्टर वोल्टेज को यदि आप इंक्रीज करोगे तो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मटेरियल भी क्या होगा, स्क्वायर में ही क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहां पे देखेंगे, reduces power loss in transmission line। तो जो पावर लॉस है ये पावर लॉस भी क्या होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के और पावर फैक्टर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पावर लॉस भी क्या होगा, वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये भी क्या होगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एफिशिएंसी ऑफ लाइन इंक्रीजेस। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन reduces and voltage regulation
इम्प्रूव, और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वहां पे इम्प्रूव होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस्ड होगा, वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव होगा। तो ये सब एडवांटेज होती हैं किसकी, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का यूज ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यदि क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से जरूर आ जाते हैं क्वेश्चन।